जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी फेज 9 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर करेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आप सभी को पता होगा कि लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। याद रखना है कि लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। साथ ही साथ याद रखना है कि हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछे तो यह भी याद रखना है लीला सेठ। हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। और कौन सा हाईकोर्ट था बता दें, कमेंट कर दें। तो हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। याद रखिएगा, तो याद रखेंगे किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। और लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। तो आपका आंसर क्या होगा? लीला सेठ हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भी लीला सेठ बनी थी। याद रखेंगे, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अन्ना चांडी जी के बारे में याद रखना है कि देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? तो देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडे। तो याद रखना है देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन? तो अन्ना चांडी देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश बनी थी। तो याद रखना है देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, याद रखेंगे। इसके अलावा एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद रखना है एम फातिमा बीबी। याद रखना है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? एम फातिमा बीबी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। आप याद रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी, दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? इनमें से कौन इंसुलेटर है, विद्युत रोधी है? आपको बताना है इनमें से कौन विद्युत रोधी है। तो एकदम सिंपल सा सवाल है, आपको आंसर करना है इनमें से कौन विद्युत रोधी है। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कौन विद्युत रोधी है? तो आप जानते हैं यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? कांच। कांच एक विद्युत रोधी है। बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत भी आ रहा है। कांच याद रखना है, कांच जो है विद्युत रोधी है, ठीक है, कांच जो है विद्युत रोधी है, याद रखना है। और कांच क्या होता है आपको पता है? कांच एक अतिशीतित द्रव है। याद रखना है कि साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है। यानी कांच किससे बना होता है? तो याद रखना है सिलिका से बना होता है। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? कांच किससे बना होता है? सिलिका से बना होता है, ठीक है, सोडियम सिलिकेट से बनता है। कांच, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, फॉर्मूला आप बताएंगे अभी? सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, याद रखना है सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SiO3, क्योंकि लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है Na2SiO3। और कैल्शियम सिलिकेट, तो याद रखना है कि कांच जो होता है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन
होता है। ठीक है, कांच, साधारण कांच, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे, आंसर समझ में आ गया कि कांच जो है विद्युत रोधी है। अगर आपसे पूछे कि कांच को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कांच बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कांच बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना है कि कांच को बनाने में रेत, कच्चे पदार्थ के रूप में रेत का इस्तेमाल किया जाता है, सोडा का इस्तेमाल किया जाता है और क्वार्ट्जाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है कि कांच बनाने में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। तो याद रखना है कि कांच को बनाने में, ठीक है, कांच को बनाने में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। इसको आप याद रखिएगा कि कांच को बनाने में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और आपको याद रखना है कि कांच एक अतिशीतित द्रव है। क्या है? कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच जो है अतिशीतित द्रव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, कांच एक अतिशीतित द्रव होता है और कांच का कोई रासायनिक फार्मूला नहीं होता है। याद रखना है, कांच एक अतिशीतित द्रव है और कांच का कोई रासायनिक फार्मूला नहीं होता है। रासायनिक फार्मूला क्यों नहीं होता है? क्योंकि कांच एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। समझ में आया? तो याद रखना है कि कांच एक अतिशीतित द्रव है, कांच का कोई रासायनिक फार्मूला नहीं होता है क्योंकि कांच एक मिश्रण है, कांच यौगिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। और रेशेदार कांच का उपयोग कहाँ होता है? एग्जाम में पूछता है कि रेशेदार कांच का उपयोग कहाँ होता है। तो रेशेदार कांच का उपयोग कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है, रेशेदार कांच का उपयोग जो होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। आप देखे भी होंगे, एग्जाम में पूछता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग होता है। तो याद रखना है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में आप अच्छे से लिखिएगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में रेशेदार कांच का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और कांच जो होता है एक अतिशीतित द्रव है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कांच का एनिलीकरण क्या होता है। तो याद रखिएगा, कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इसी प्रक्रिया को कांच का अनिलीकरण कहा जाता है। तो कांच का अनिलीकरण क्या है? तो कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कांच का अनिलीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि कांच में रंग प्रदान करने के लिए अलग अलग उसमें कुछ मिलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि कांच को गहरा नीला बनाना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो कांच को गहरा नीला बनाने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग हम उसमें मिश्रित पदार्थ करते हैं, अलग अलग पदार्थ उसमें मिश्रित करते हैं ताकि उसका रंग अलग अलग हो। ठीक है, जैसे सोडा कांच है तो सोडा कांच का फिर जो संगठक होगा वो अलग होगा, उसका यूज़ अलग होगा। फ्लिंट कांच का उपयोग अलग जगह होगा, फ्लिंट कांच का जो संगठक होगा वो अलग होगा। फोटोक्रोमेटिक कांच जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि कांच का भी बहुत सारा प्रकार होता है। ठीक है, जैसे वाटर ग्लास, फोटोक्रोमेटिक ग्लास, पायरेक्स ग्लास, ठीक है, सोडा ग्लास, यानी बोल सकते हैं सोडा कांच, जेना कांच, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, क्रूक्स कांच। तो कांच का भी यूजेज एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी आपको याद रखना है कि किस कांच का कहाँ पे यूज किया जाता है और वो किससे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? याद रखना है, कांच जो होता है विद्युत रोधी होता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। बाकी आपको पता है मरकरी के बारे में, मरकरी को पारा कहा जाता है। ठीक है, तो मरकरी को याद रखना है कि पारा भी कहा जाता है और मरकरी को Hg से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तो याद रखना है कि मरकरी को Hg से लिखा जाता है। मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मरकरी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला धातु होता है। मरकरी द्रव धातु है, ये आपको याद रखना है, मरकरी द्रव धातु है। ठीक है, इसको पारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारा कहा जाता है। और पारा का उपयोग कहाँ होता है? तो थर्मामीटर, बैरोमीटर में, थर्मामीटर और बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल किया जाता है। सिंदूर के निर्माण में पारा का इस्तेमाल किया जाता है। धातुओं के एमलगम के निर्माण में पारा का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि पारा का मुख्य निष्कर्षण सिनेबार से होता है, यानी मरकरी का निष्कर्षण कहाँ से होता है? तो याद रखना है कि मरकरी का या पारा का निष्कर्षण जो होता है सिनेबार नाम के अयस्क से होता है। ठीक है, और पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। याद रखना है कि मरकरी या पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। मरकरी या पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। याद रखना है, मरकरी या पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है? मरकरी या पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, पूछता है। ठीक है, समझ में आ गया?
तो यहां पे आपका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कौन विद्युत रोधी है, तो कांच जो होता है विद्युत रोधी होता है, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, इनमें से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है। आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा कि केरल जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य है। लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे कि तीन कौन कौन सा हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य है, उसको आप क्रम से संयोजित करें, तो वो आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि ये आप तो जानते हैं कि केरल जो है सबसे अधिक हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य है, लेकिन केरल देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा कि तीन सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर बताएं, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो सबसे अधिक तो केरल में है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब आपको इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। तो आंसर होगा मिजोरम। समझ में आया, केरल के बाद मिजोरम जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो इसको आप लिखिएगा कैसे, ऐसे लिखिए, ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला तीन राज्य, ठीक है। आपको तीन राज्य याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन घुमाता है एग्जाम में। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला तीन राज्य, सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला तीन राज्य कौन कौन सा है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाले तीन राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखना है सबसे अधिक साक्षरता दर वाले तीन राज्य हैं, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाले तीन राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आपको याद रखना है केरल, केरल सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। उसके बाद मिजोरम आता है और उसके बाद गोवा आता है, ठीक है। तो मिजोरम और लास्ट में गोवा। तो याद रखना है सबसे अधिक साक्षरता दर वाले तीन राज्य हैं केरल, मिजोरम और गोवा। समझ में आ गया, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला तीन राज्य, पुरुष में भी केरल, मिजोरम, गोवा है, महिला में भी पूछेगा कि सबसे अधिक साक्षरता वाला तीन राज्य, तो केरल, मिजोरम और गोवा याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला तीन राज्य केरल पहला, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा, याद रखिएगा। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे सबसे अधिक साक्षरता दर है, तो आपको बताना है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी। तो आप बताएंगे सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो याद रखना है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपको याद रखना है दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, याद रखिएगा। ये 2011 जनगणना के अनुसार है, इसको आप याद रखिएगा। तो सवाल का आंसर आपको समझ में आ गया। पूछा था इनमें से कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है, ठीक है। तो केरल के बाद मिजोरम जो है आता है और मिजोरम के बाद गोवा आता है साक्षरता के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगर आपसे पूछे 2011 में जो जनगणना होता है उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे। तो आपको याद रखना है 2011 जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक है। डॉक्टर सी चंद्रमौली 2011 जनगणना आयुक्त थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली, याद रखेंगे। और 2011 जनगणना का शुभंकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका, याद रखना है, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और आपको पता है कि भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगर आपसे पूछे कि भारत का जनसंख्या विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा कि भारत का जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत का जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे भारत का सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है। सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र पूछा है, सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताएंगे सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र, भारत का सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो दिबांग घाटी,
या ये अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग घाटी। तो याद रखना है भारत का सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है दिबांग घाटी, और दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखना है भारत का सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर पूछेगा राज्य, तो राज्य तो आपको पता ही है। अगर आपसे पूछेगा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2 जिला कौन सा है, तो आप बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2 जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2 जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2 जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2 जिला आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप आंसर करें भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है एक है थाने, जो कि महाराष्ट्र में है, आप जानते हैं। तो याद रखना है थाने, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, थाने, ये महाराष्ट्र में है। और एक है उत्तरी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखना है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2 जिला है। पहले नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र का थाना, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र के थाने, और दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल का उत्तरी 24 परगना जिला, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। और बाकी आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, आपको पता है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। समझ में आया। अगर एक सवाल और आपको बताना है कि न्यूनतम साक्षरता कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम साक्षरता है, पता है आपको, केवल सबसे कम साक्षरता वाला जिला। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा, पता है तो बताएं, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना है अलीराजपुर, अलीराजपुर ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अलीराजपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, और ये भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल का आपका आंसर हो गया, कौन सा राज्य उच्चतम साक्षरता दर वाला है, तो याद रखना है केरल, केरल के बाद मिजोरम जो है दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के नाम से जाना जाता है, तो आंसर करेंगे कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है, ड्रीम ऑफ स्टोन्स के नाम से, कौन सा स्मारक जो है ड्रीम ऑफ स्टोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर करेंगे कौन सा स्मारक ड्रीम ऑफ स्टोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सभी को पता होगा, आंसर होगा पंचमहल। याद रखना है कि पंचमहल जो है ड्रीम ऑफ स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। अब ये पंचमहल है कहाँ, तो फतेहपुर सीकरी में है। तो याद रखना है कि पंचमहल को पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है, और ये जो पंचमहल है ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी में है। और आपको पता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में है। याद रखना है कि पंचमहल कहाँ है, पूछेगा पंचमहल कहाँ है, तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है। याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है। और पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल को पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है, समझ में आया। पंचमहल को पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है, पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है, पंचमहल को ड्रीम ऑफ स्टोन्स कहा जाता है, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी के बारे में आप जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी को 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया, तो फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। तो जितना भी यूनेस्को के द्वारा सूची में शामिल किया गया उन सबको आपको याद रखना है कि कहाँ पे है और कब यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में उसको चुना है, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। तो याद रखना है पंचमहल, ठीक है। पंचमहल कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था और पंचमहल को पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है, याद रखिएगा। और सांची स्तूप आप जानते हैं कहाँ पे है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। स्तूप का मतलब आप समझ गए कि स्तूप जो होता है क्या होता है, मिट्टियों का ढेर होता है, ठीक है। और स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होता है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है, सांची का स्तूप याद रखिएगा। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था, आपको पता है? तो आंसर कीजिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक, याद रखना है, सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। अशोक द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप, ठीक है। अशोक द्वारा निर्माण किया गया। तो अगर आपसे पूछे सांची का स्तूप किसने बनाया, तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और सांची के स्तूप को भी यूनेस्को ने शामिल किया है। तो अगर आपसे पूछे सांची के स्तूप को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया, तो 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। अजंता का गुफा, आप जानते हैं अजंता का गुफा महाराष्ट्र में है और अजंता को गुफा को 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और चार मीनार कहाँ पे है, तो आप सभी जानते हैं चार मीनार कहाँ पे है, तो कमेंट कर दीजिएगा चार मीनार कहाँ पे है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है तो इसको आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया, पंचमहल को पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल आप रिवीजन कीजिए जो एग्जाम में पूछता है। आपसे पूछेगा हम्पी अवशेष, हम्पी अवशेष कहाँ से मिला है, हम्पी अवशेष कहाँ से मिला है। और हम्पी अवशेष से बहुत सवाल बनता है, हम्पी क्यों फेमस है, तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था यहाँ पे। और हम्पी का अवशेष जो है कर्नाटक से मिला है। हम्पी शहर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था और हम्पी शहर में विजयनगर साम्राज्य का मतलब शासनकाल चलता था, ठीक है। तो हम्पी अवशेष जो है कर्नाटक से मिला है, याद रखिएगा। और 1986 में हम्पी अवशेष को क्या किया गया, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क पूछेगा, तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आसाम में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ठीक है। इन सबको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है, आप याद रखेंगे, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर याद रखना है माउंट आबू राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान में। किसने बनाया, तो याद रखना है विमल शाह, विमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पे है, तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कांचीपुरम का मंदिर जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। तो कांचीपुरम टेम्पल कहाँ पे है, तो कांचीपुरम टेम्पल याद रखना है कि चेन्नई में है। कहाँ पे है, कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पे है, चेन्नई में। किसने बनाया, पल्लव राजा के द्वारा बनाया गया। तो याद रखना है कि पल्लव राजा के द्वारा कांचीपुरम का मंदिर बनाया गया, बहुत पूछता है। तो याद रखना है कि पल्लव, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए आप, पल्लव ऐसे होता है, पल्लव राजा, ठीक है। पल्लव राजा के द्वारा कांचीपुरम के मंदिर को बनाया गया और कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर पूछता है बहुत ज़्यादा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, और आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो आप जानते हैं पुरी उड़ीसा में है, याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ पे है, तो ब्लैक पैगोडा मंदिर पुरी उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा को ही कोणार्क मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नरसिंहदेव प्रथम, याद रखना है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाया गया था, याद रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। तो इसको भी याद रखना है, बहुत पूछा जाता है कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, क्योंकि काफ़ी प्रेस्टिजियस जगह है, आप जानते हैं। तो आपसे पूछेगा जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, तो पुरी उड़ीसा में है। किसने बनाया, तो गंगादेव के द्वारा, राजा गंगादेव के द्वारा बनाया गया। तो याद रखना है कि जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण किसने किया, तो जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण गंगदेव के द्वारा किया गया या गंगादेव के द्वारा किया गया। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, पुरी उड़ीसा में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना सवाल यहाँ से आप याद रखिएगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, पत्थरों का स्वप्न के रूप में पंचमहल को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और लाभ उठा सकें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसेंशियल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा सवाल है, ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है,
तो आंसर करेंगे ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है। तो आप जानते हैं कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण लीवर में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और इस सवाल का आंसर ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बिन। याद रखना है कि थ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। याद रखना है कि थ्रोम्बिन जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है थ्रोम्बिन। तो ब्लड क्लोटिंग में बहुत सारा जो प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है। कुछ ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, कुछ विटामिन भी हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है कौन सा विटामिन, तो विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन में, तो आपको पता होगा, एक तो याद रखना है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन आप जानते हैं कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन क्या है, प्रोटीन है, और ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो याद रखना है कि शरीर के बाहर, मतलब शरीर में अगर कहीं मान लीजिए कभी चोट लग जाता है तो उससे जो ब्लीडिंग होने लगता है तो उसको रोकने का काम करता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर आपसे पूछे शरीर के अंदर खून जमने नहीं देता है, तो हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन जो है शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे शरीर के अंदर खून जमने नहीं देता है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देता है, तो याद रखना है हिपेरिन प्रोटीन जो है शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देता है। और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। समझ में आया। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन हेल्प करता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, याद रखेगा। और आपको पता है ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप का खोज किया था, जिसके कारण 1930 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर एग्जाम में पूछे कि कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल कब मिला, तो याद रखिएगा जिस साल सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला उसी साल कार्ल लैंडस्टीनर को भी नोबेल मिला। आप सभी को पता है कि सीवी रमन जी को 1930 ईस्वी में प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए या फिर रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो वैसे ही याद रखना है कि कार्ल लैंडस्टीनर को भी 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आरएच फैक्टर का खोज भी लैंडस्टीनर ने किया है। तो कभी पूछे आरएच फैक्टर का खोज किसने किया, तो आरएच फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और ब्लड के बारे में आपको पता है कि ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड हल्का क्षारीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, बाकी देखिए यहां पे ऑप्शन भी बहुत अच्छा दिया है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या होता है आपको बताना है। एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, तो याद रखना है एमाइलेज एंजाइम जो है पेनक्रियाटिक जूस है, यानी पेनक्रियाज से निकलता है एमाइलेज एंजाइम। और एमाइलेज एंजाइम जो है मंड को स्टार्च, मंड को शकरा में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा कि एमाइलेज एंजाइम जो होता है मंड को शकरा में कन्वर्ट करता है, मंड को शकरा में कन्वर्ट करता है, मंड को शकरा में कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम, तो याद रखना है कि मंड को शकरा में कन्वर्ट करता है एमाइलेज एंजाइम। तो याद रखेंगे कि एमाइलेज एंजाइम जो है मंड को शकरा में कन्वर्ट करता है। और एमाइलेज एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रेनिन लिखा हुआ है। तो रेनिन के बारे में आप जानते हैं, रेनिन क्या करता है, कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा रेनिन जो है जठर रस है। रेनिन क्या है, जठर रस है। रेनिन जठर रस है। और रेनिन का काम क्या होता है, तो रेनिन जो होता है वो कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। और पेप्सिन से पूछेगा तो पेप्सिन आपको याद रखना है कि पेप्सिन जो होता है ये भी एक प्रकार का जठर रस है। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पेप्सिन जठर रस है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका सही आंसर हो गया कौन सा एंजाइम ब्लड का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है, तो थ्रोम्बिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग ताकि और बच्चे क्लास में आ सकें।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक बीमारी है। तो फटाफट आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा एक अनुवांशिक बीमारी है। सिंपल सा सवाल है, इनमें से कौन अनुवांशिक बीमारी है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? अनुवांशिक बीमारी है ना। अनुवांशिक बीमारी कौन सा है? तो याद रखना है डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक बीमारी है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर 1, डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक बीमारी है। तो बहुत सारा अनुवांशिक बीमारी होता है। तो पहले तो आप ये देखिए अनुवांशिक बीमारी कौन कौन सा है जो एग्जाम में पूछ सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर में। एक तो आपको याद होगा वर्णांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछता है वर्णांधता किस प्रकार का बीमारी है, तो वर्णांधता एक जेनेटिक बीमारी है। वर्णांधता एक क्या है? अनुवांशिक बीमारी है, याद रखना है। और आपको याद रखना है वर्णांधता बीमारी में लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वह व्यक्ति लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसलिए आप देखते हैं कि रेलवे वगैरह का कुछ जॉब होता है, कुछ ऐसा पोस्ट होता है जहां पर कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है ना, तो लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो याद रखना है जो वर्णांधता से ग्रसित जो लोग होते हैं वो लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता जो है एक अनुवांशिक बीमारी है, एक जेनेटिक बीमारी है, याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक बीमारी है। तो याद रखना है कि हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। और रक्त का थक्का नहीं होने के कारण क्या होगा? व्यक्ति का जान चले जाता है, ब्लड निकलते रहता है और व्यक्ति की जान चले जाती है। तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे हीमोफीलिया किस प्रकार का बीमारी है, तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक ब्लड नहीं जमता है उसका, यानी 24 घंटे तक लगातार ब्लीडिंग होते रहता है। तो आप सोच लीजिए अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गया और लगातार 24 घंटे तक ब्लड अगर बहते रह गया तो उस व्यक्ति का तो ऐसे ही मृत्यु हो जाएगा, है ना। तो हीमोफीलिया याद रखना एक अनुवांशिक बीमारी है और इसमें ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है। ठीक है, और ये बहुत कम लोगों को होता है। और याद रखना है कि यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। ठीक है, जितना भी जेनेटिक बीमारी है ज़्यादातर, चाहे वर्णांधता का बात करेंगे तो वर्णांधता भी पुरुषों में ज़्यादातर होता है। ठीक है, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस ये ज़्यादातर पुरुष को ही होता है, महिलाओं को कम होता है। महिला वाहक होती है कलर ब्लाइंडनेस का, लेकिन महिलाओं में कम होता है, पुरुष में ज़्यादा होता है। वैसे ही हीमोफीलिया बीमारी जो है, हीमोफीलिया याद रखना है पुरुषों में होता है। ठीक है, हीमोफीलिया जो बीमारी है ये भी पुरुषों में होता है, महिलाओं में बहुत कम चांस है हीमोफीलिया बीमारी होने का। लेकिन वाहक, इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक महिलाएं होती है हीमोफीलिया बीमारी का, ये भी आप याद रखिएगा। और टर्नर सिंड्रोम आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन में डाउन सिंड्रोम है तो डाउन सिंड्रोम आंसर होगा। तो याद रखना है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब कुछ अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। समझ में आया? तो आपका आंसर क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, समझ में आया? तो डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक बीमारी है, याद रखिएगा। और डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है पता है आपको? तो ये भी पूछा जाता है कि मंगोलिज्म, पूछता है आपसे एग्जाम में कि मंगोलिज्म जो है किससे होता है। तो याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा कि मंगोलिज्म बीमारी किससे होता है, घुमा फिरा के पूछेगा कि मंगोलिज्म बीमारी किससे होता है। तो याद रखना है कि मंगोलिज्म एक जेनेटिक बीमारी है, मंगोलिज्म एक जेनेटिक बीमारी है और डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म कहा जाता है। तो याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है जिसे मंगोलिज्म कहा जाता है। और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो मंद बुद्धि का हो जाता है, आंख टेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है और शरीर का जो ढांचा होता है वो अनियमित हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। समझ में आया? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा एक यहाँ देखिए दम्मा लिखा है। दम्मा जो है किससे होता है आपको पता है? फंगस से होता है। तो आपको पूछेगा फंगस से भी बहुत सारा बीमारी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो फंगस से या फफूंद से बोल सकते हैं कि कौन सा बीमारी होता है? दम्मा होता है। फफूंद से क्या होता है? फंगस या फफूंद से दम्मा होता है। और दम्मा जो होता है फेफड़ा को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, लंग्स को प्रभावित करता है दम्मा। और दम्मा किस कवक से होता है? तो याद रखना है कि दम्मा जो है मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। तो याद रखना है कि दम्मा या अस्थमा बीमारी फंगस से होता है, फफूंद से होता है जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। दम्मा या अस्थमा किस फंगस से होता है? तो याद रखना है कि दम्मा या अस्थमा बीमारी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। तो बहुत सारा बीमारी है जो कवक से होता है, जैसे कि दम्मा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद,
ये जो याद रखना है कि दाद, खाज, गंजापन, एथलीट फुट और दम्मा, ये जो है कवक से होता है, फंजाई से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। और बाकी आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी हो गया। ठीक है, रतौंधी किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। तो याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। ठीक है, और हाथी पाँव आपको पता है, हाथी पाँव पूछेगा तो आप इसको फलेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, हाथी पाँव को फलेरिया भी कहा जाता है, फाइलेरिया भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे हाथी पाँव को क्या कहा जाता है, तो हाथी पाँव को फाइलेरिया भी कहा जाता है। और फाइलेरिया या हाथी पाँव बीमारी जो है ये ब्रेनकोफ्टाई नामक कृमि से होता है। तो अगर आपसे पूछे फलेरिया किससे होता है, तो फलेरिया ब्रेनकोफ्टाई, ठीक है, ब्रेनकोफ्टाई कृमि से होता है। ठीक है, तो फलेरिया या हाथी पाँव बीमारी किससे होता है? तो याद रखना है फलेरिया ब्रेनकोफ्टाई कृमि से होता है। ठीक है, और इस कृमि का संचरण क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। यानी याद रखना है कि फलेरिया या हाथी पाँव बीमारी जो है ब्रेनकोफ्टाई कृमि से होता है और इसका जो वाहक होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है, याद रखना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है? आंसर करेंगे, आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का वोकल फॉर्म नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का वोकल फॉर्म नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पखावज। ठीक है, आंसर क्या होगा? पखावज। याद रखना है कि पखावज जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है। तो ठीक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वोकल फॉर्म नहीं है पखावज, याद रखना है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, अगला सवाल, वर्कला, चोवारा, चवाकड और नतिका डैश राज्य में समुद्र तट है? ये जो चारों नाम दिया है ये चारों समुद्री तट है। जैसे वर्कला, चोवारा, चवाकड और नतिका, ये क्या है? ये समुद्र तट है। तो आपको पूछ रहा है ये किस राज्य में है, तो आपको बताना है वर्काला, चोवारा, ठीक है, चवाकड और नतिका समुद्र तट किस राज्य में है। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर करेंगे, ये समुद्र तट है और ये समुद्र तट किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है केरल में है। सही आंसर क्या होगा? ये याद रखना है वर्काला, चोवारा और चवाकड और नतिका जो है समुद्र तट है और ये कहाँ पे है? केरल में है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो गया केरल का समुद्री तट है वर्कला, चवारा, चवाकड और नतिका। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे भारत का कितना राज्य है जो समुद्री तटरेखा से सटा हुआ है, तो आप जानते हैं कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना है 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम 4 यूटी। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसका सीमा जो होता है ये समुद्र तट से लगता है। समझ में आया? समुद्र तट से लगा है। तो अगर आपसे पूछे समुद्री तटरेखा वाला कितना राज्य है, तो याद रखना है समुद्री तटरेखा वाला 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आया? समुद्री तटरेखा से लगती है या समुद्री तटरेखा बनाती है, समझ में आया? तो भारत का 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश का सीमा समुद्री तटरेखा से लगता है। गुजरात सबसे लंबी समुद्र तटरेखा वाला राज्य है। याद रखिएगा, गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। तो सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा, सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा वाला राज्य यानी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? और भारत का 19 राज्य, ठीक है, 19 राज्य जो है वो क्या है? लैंड लॉक्ड है। 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 19 राज्य और 4 यूटी जो है ये क्या है? लैंड लॉक्ड है पूरी तरह से। तो ये भी अगर एग्जाम में पूछे तो स्थल रुद्ध कितना है, अगर आपसे पूछे भारत का कितना राज्य स्थल रुद्ध है, स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। ठीक है, भारत का कितना राज्य जो है वो लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का, ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा कि भारत का 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है लैंड लॉक्ड है। ठीक है, जिसमें से 5 ऐसा राज्य है जो किसी भी इंटरनेशनल देश के साथ यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी भी दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। कौन कौन सा 5 ऐसा राज्य है जो किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये तो आपको समझ में आ गया। 5 ऐसे राज्य हैं भारत में जो किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, और ये 5 आपको एग्जाम्पल में देगा। 5 राज्य
जो किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते, जो किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते। तो याद रखना है 5 राज्य जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते। 5 राज्य जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते। तो आप बताएं कौन कौन सा है? सीमा साझा नहीं करते। 5 राज्य जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते। कौन कौन सा 5 राज्य है जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते? ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, बताइए आंसर क्या होगा। एक तो हरियाणा, हरियाणा जो है किसी भी दूसरे देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, हरियाणा किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है ये भी किसी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, आपको पता है। और इसके अलावा याद रखना है हमारा झारखंड, झारखंड जो है ये भी किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो ये 4 हो गया। एक और याद रखना है यहाँ पे आपका तेलंगाना। ठीक है, कहाँ लिख दें? यहाँ पे लिख देते हैं तेलंगाना। तो ये आपको याद रखना है, ये 5 भारतीय राज्य जो है किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो याद रखना है कि 5 राज्य जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, याद रखिएगा। इसके अलावा 2 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश भी है जो किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। दिल्ली, दिल्ली जो है किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, और चंडीगढ़। तो दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, याद रखिएगा। तो ये सब सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा कि कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो बहुत बार आपको पढ़ा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 स्टेट्स के साथ, 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनता है, यानी उत्तर प्रदेश सबसे लंबा बाउंड्री जो है मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ है, याद रखिएगा। समझ में आया? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश कुल मिला के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग क्लास को सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? ये जो चारों वर्कला, चवारा, चवाकट और नतिका समुद्री तट है, कहाँ पे है? तो केरल में है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है सही आंसर क्या होगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है पहले तो नाम क्या है, घूम रेलवे स्टेशन। नाम क्या है? घूम रेलवे स्टेशन। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है घूम रेलवे स्टेशन। ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ये दार्जिलिंग में है, और दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, ठीक है, तो याद रखना है, यहाँ देखिए लिखा है ना सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, तो याद रखना है सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन, जो कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग कहाँ है? आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। तो याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल में है। समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा, अगर दार्जिलिंग ऑप्शन में रहेगा तो दार्जिलिंग आंसर करेंगे, नहीं तो आपको राज्य का नाम देगा तो वेस्ट बंगाल आंसर करेंगे। तो याद रखना है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग में है, यानी वेस्ट बंगाल में है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और दार्जिलिंग का चाय जानते हैं आप, बहुत ज़्यादा फेमस होता है। सबसे अच्छा क्वालिटी का चाय जो होता है वो दार्जिलिंग का चाय होता है। और सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत में आसाम में होता है। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन चीन में होता है, आपको पढ़ा चुके हैं तो उसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बहुत सारा सवाल बनेगा। आपसे पूछेगा कि पश्चिम बंगाल जो है कितने राज्यों के साथ बॉर्डर, पश्चिम बंगाल जो है कितने देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश है जिसके साथ पश्चिम बंगाल बॉर्डर शेयर करता है? आपको पता है पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ?
तो एक तो आपको पता है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल, और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल। तो इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश कितने देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश केवल एक देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश केवल नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश केवल नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। याद रखना है, उत्तर प्रदेश केवल नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश केवल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश केवल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। याद रहेगा, उत्तर प्रदेश केवल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर पूछ दे आपसे, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इसको आप याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? आपको पता है सिक्किम कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ठीक है, तो याद रखना है, सिक्किम जो है इंपॉर्टेंट बनेगा। सिक्किम सिक्किम जो है 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, सिक्किम 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन कौन सा देश है? नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखना है कि सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। समझ में आ रहा है क्या लिखा रहे हैं हम? तो याद रखना है के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा 3 देश है? तो याद रखना है कि सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आप ठीक से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग में है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक है, इसके अलावा आपको एक सवाल का आंसर करना है, अगर पता है तो आपको बताना है। एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? पता है? याद रखना है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो लेह मनाली सड़क जो है भारत की सबसे ऊंची सड़क है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का नाम क्या है, तो याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पिरपंजाल रेलवे सुरंग। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सा है, तो पिरपंजाल रेल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य हैं। आपको बताना है 16वीं लोकसभा में सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन थे। ठीक है, तो आंसर करेंगे 16वीं लोकसभा में सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन थे। तो ये तो क्वेश्चन ठीक है, आपको बताना है 16वीं लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। इस सवाल का पहले आप आंसर करेंगे कि 16वीं लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो अभी 17वां लोकसभा चल रहा है। ठीक है, अभी जो है 17वां लोकसभा चल रहा है। और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछता 16वीं लोकसभा में अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी कौन? सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन। याद रखना है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। ठीक है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। और 16वीं लोकसभा में सबसे अधिक उम्र के सदस्य कौन थे? तो श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो याद रखना है 16वीं लोकसभा में सबसे अधिक उम्र के सदस्य कौन थे? श्री लालकृष्ण आडवाणी, याद रखेंगे। और 16वीं लोकसभा में अध्यक्ष कौन थी? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, याद रखेगा। और 17वीं लोकसभा अभी जो है अभी 17वां लोकसभा चल रहा है। अभी पूछेगा कितनावां लोकसभा चल रहा है, तो याद रखना है कि 17वां लोकसभा चल रहा है। और 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप जानते हैं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। या वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो याद रखना है ओम बिरला वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब आपसे पूछेगा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आपको बताना है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो आप बताइए आपको बताना है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पता होगा सभी को, एकदम आसान सवाल है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, मीरा कुमार। याद रखना है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। अब आपको बताना है ये कितनेवें लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। तो वैसे ही बताना है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जो है वो कितनीवीं लोकसभा के अध्यक्ष थी। ठीक है, तो याद रखना है
बहुत अच्छा सवाल है, एक जगह याद हो जाएगा आपको, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, आराम से याद होगा, याद रखना है। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी मीरा कुमार। समझ में आया? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी मीरा कुमार। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। तो आसानी से याद हो जाएगा। याद रखना है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। अभी तक केवल 2 महिलाएं लोकसभा के अध्यक्ष बनी है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। तो केवल 2 महिला हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष बनी है, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। ठीक है, और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है तो बताएं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताएंगे। लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी कहते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। तो याद रखना है, जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और अगर आपसे पूछे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है, तो आपको बताना है लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होगा, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर। तो याद रखना है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सैनम अयंगर, लोकसभा के पहले अयंगर। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, अयंगर। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहला लोकसभा का जो कार्यकाल था वो था आपका 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957। तो याद रखिएगा, पहले लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 था। जनरली एग्जाम में ईयर पूछेगा, तो याद रखना है कि पहला लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 1957 तक था। ठीक है, तो क्लास को प्लीज़ आपसे आग्रह करेंगे कि प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, और पॉसिबल हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें और साथ ही साथ क्लास को लाइक अवश्य करें। अगला सवाल, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड 1 वर्ष में प्रत्येक डैश महीनों में एक बार बैठक करता है। आपको बताना है, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मीट्स वंस एवरी डैश मंथ्स इन अ ईयर। यानी राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड 1 वर्ष में कितने महीने में एक बार बैठक करता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड 1 वर्ष में प्रत्येक डैश महीनों में एक बार बैठक करता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक 6 महीने में राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड जो है वो मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड 1 वर्ष में 2 बार बैठक करते हैं और प्रत्येक 6 महीने में वो बैठक करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला सवाल, पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि निर्भर करती है। तो आपको बताना है, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट ए प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि किस पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है, उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि उसके अक्षांश पर निर्भर करता है, यानी आपका आंसर क्या हो गया? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आप अक्षांश के बारे में जानते हैं, अक्षांश क्या होता है? तो याद रखना है कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इसमें चेंजिंग होता है, क्योंकि आपको पता होगा विषुवतीय रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है, अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, लिख देते हैं हम। पहले तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि जो है उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर अक्षांश रेखा का मान क्या होता है? कम होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर, ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर
विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है? तो याद रखना है अक्षांश रेखा का आकार घटता जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार कम हो जाता है, आकार जो है घटता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पूछेगा अक्षांश रेखाओं का आकार कब घटेगा? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो क्रमशः घटता जाता है, याद रखिएगा। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप याद रखिएगा। बाकी आपको पता है विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के बारे में पता होगा, तो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि विषुवत रेखा, माफी चाहेंगे 1 मिनट, आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। याद रखना है कि विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को इक्वेटर भी कहा जाता है। तो याद रखना है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर एक ही चीज़ है। ठीक है, इक्वेटर। और इसी को 0 डिग्री क्या कहा जाता है? इसी को एक और नाम है इसका, क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, लिख लीजिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा को क्या कहा जाता है, तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो भूमध्य रेखा होता क्या है? तो याद रखेंगे भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। समझ में आया? तो विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और इक्वेटर कहा जाता है। ये चारों नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। तो विषुवत रेखा क्या करता है? तो याद रखना है विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लंबवत पड़ती है, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। फलतः भूमध्य रेखा पर तापमान जो होता है सदैव बहुत ज्यादा बना रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग से आग्रह करेंगे कि शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इसमें किसका अभाव है? आपको बताना है जो एलुवियल सॉइल होता है, पहले तो याद रखना है एलुवियल सॉइल को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है फसल उत्पादन की दृष्टि से काफी अच्छा होता है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है या इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एलुवियल सॉइल में कमी होता है, जो नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां से क्या याद रखना है कि एलुवियल सॉइल को काप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा इनमें से किस मिट्टी को काप मृदा कहा जाता है, काप मिट्टी कहा जाता है, कछारी मिट्टी कहा जाता है? तो एलुवियल सॉइल को काप मृदा या कछारी मिट्टी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एलुवियल सॉइल को काप मृदा या कछारी मिट्टी कहा जाता है। याद रखना है एलुवियल सॉइल को काप मृदा या कछारी मिट्टी कहा जाता है, याद रहेगा। एलुवियल सॉइल को काप मिट्टी या कछारी मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक जमीन पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो यही आपको याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक भूभाग पर, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर, ठीक है, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। तो आपसे पूछेगा भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? समझ में आ रहा है? भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना है भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। समझ में आया? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को काप मृदा या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी मूलतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से होता है। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछता है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से
अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पीछे हटने के क्रम में छोड़े गए गाद से होती है। तो आपसे पूछेगा नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई गाद से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से होती है, जिसके वजह से जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल को काप मृदा या कछारी मिट्टी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी काफी ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है खेती के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस नहीं पाया जाता है, यानी कम पाया जाता है। समझ में आया? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। और आपको एक सवाल यहाँ से बहुत पूछता है, बांगड़ और खादर। आप सभी को पता होगा बांगड़ क्या होता है, खादर क्या होता है। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगड़। याद रखना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है? याद रखना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे खादड़ किसे कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। आप अच्छे राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? न्यू एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, न्यू एलुवियल सॉइल को खादड़ कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को प्लीज़ आप सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर करेंगे, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप जानते हैं कि मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य था। मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आ गया समझ में? तो इस सवाल को आप याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और आपको पता है, ठीक है, ये यहाँ याद रखना है और ये याद रखना है, 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संशोधन, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य को, मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो याद रखना है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क में है और अनुच्छेद 51 क में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत भाग 4 का क में है। समझ में आया? मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क, अनुच्छेद 51 का क। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? आपको पता है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? याद रखना है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। कहाँ से? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है, ठीक है। तो क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, बैम्बू इज क्लासिफाइड एज, बांस को वर्गीकृत किया गया है। सभी जानते हैं बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस को घास कंसीडर किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? बांस को घास में कंसीडर किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि बांस को घास में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है।
अगला सवाल, कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको आंसर करना है कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। तो अच्छा सवाल है, अगर पता है तो आंसर करें। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो आंसर करें, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लक्स मीटर। याद रखना है कि लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर आपसे पूछे एनीमोमीटर, तो आप जानते हैं एनीमोमीटर जो है हवा की शक्ति को मापता है और गति को मापता है। तो एनीमोमीटर क्या करता है? हवा की शक्ति और गति को मापता है। याद रखना है, हवा की शक्ति और गति को मापता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति को मापता है। तो याद रखना है, एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति को मापता है। ठीक है, एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति को मापता है। याद रखना है, एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति को मापता है। एल्टीमीटर क्या करता है? आपको पता होगा, एल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। अगर आपसे पूछे एल्टीमीटर क्या करता है, तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापता है। यानी कुल मिला के याद रखना है कि एल्टीमीटर ऊंचाई मापता है। एल्टीमीटर क्या करता है? ऊंचाई मापता है एल्टीमीटर। ठीक है, एल्टीमीटर ऊंचाई मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है एल्टीमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? तो हवा का दाब को मापता है। ठीक है, हवा का शक्ति और गति को मापता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति को मापता है, एल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। लक्स मीटर क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को मापता है लक्स मीटर। और कैलोरीमीटर क्या करता है? कमेंट करेंगे कैलोरीमीटर क्या करता है। तो याद रखना है कि कैलोरीमीटर उपकरण जो होता है ये तांबे का बना होता है, उष्मा की मात्रा को ज्ञात करता है। तो उष्मा की मात्रा को मापता है, उष्मा की मात्रा को मापता है। तो कैलोरीमीटर उष्मा की मात्रा को मापता है और कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है, याद रखना है। तो उष्मा की मात्रा को मापता है, याद रखना है कि कैलोरीमीटर उष्मा की मात्रा को मापता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा सही आंसर होगा। तो क्लास को प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, हम तब तक आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बताते हैं। अगर आपसे पूछे पायरोमीटर, तो याद रखना है कि दूर स्थित वस्तुओं के उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? पायरोमीटर का इस्तेमाल उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर अगर आपसे पूछे, तो पहिया द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है, पहिया द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मैनोमीटर क्या करता है? तो गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना है कि गैसों के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गायरोस्कोप क्या होता है? तो आप जानते हैं घूमती हुई वस्तुओं का गति मापने के लिए गायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना है कि गायरोस्कोप ठीक है, गायरोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये पहले होगा, बाद में होगा, है ना। तो गायरोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो याद रखना है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए गायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाकी हाइग्रोमीटर आपको पता है कि वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर पूछेगा, तो आप जानते हैं कि द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। क्रोनोमीटर, तो आप जानते हैं जलयान पर क्रोनोमीटर लगा होता है और क्रोनोमीटर क्या करता है? जलयान में समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपका पूछता है, तो इसको आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। सिंपल सा सवाल है, पूछ रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज डैश फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। सही आंसर क्या होगा? ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? सभी को पता है, एकदम सिंपल सवाल है। आंसर करना है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन थी, और मुस्लिम शासिका थी, आपको पता है। तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र
मुस्लिम महिला कौन थी? तो आप सभी जानते हैं रजिया बेगम यानी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। याद रखना, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो याद रखना है इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। याद रखना है, ठीक है। और आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से वंशों ने शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था। उसके बाद खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। खिलजी वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तो आपको समझ में आ गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब वो जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश की स्थापना किए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछे गुलाम वंश का स्थापना किसने किया, तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, आप जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। तो अगर आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, याद रखिएगा। पूछेगा कौन सा ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, तो याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी 1210 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। और रजिया सुल्तान या रजिया बेगम के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश भी याद रखना है कि कौन? गुलाम वंश के शासक थे इल्तुतमिश। समझ में आया? तो इल्तुतमिश भी गुलाम वंश के शासक थे, याद रखिएगा। और इल्तुतमिश ने राजधानी को कन्वर्ट किया था, चेंज किया था, क्योंकि आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश जब राजा बने तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। तो अगर आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा शासक था जिसने राजधानी को दिल्ली लाया, तो याद रखना है इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। और इनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, याद रखिएगा, ठीक है। तो एकदम आसान सवाल था। आंसर क्या हो गया? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी रजिया बेगम, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो आंसर करेंगे द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वाज लॉन्च्ड बाय। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कब किया गया था इसका आंसर आप कर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा लक्षण जो है विल्सन रोग का नहीं है, कौन सा लक्षण जो है विल्सन रोग से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में परेशानी। ये बिल्कुल सही है। जिसको भी विल्सन बीमारी होता है तो विल्सन बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो है उसको बोलने, निगलने और शारीरिक समन्वय में, फिजिकल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है। तो ये जो लक्षण है ये बिल्कुल सही है, याद रखना है। विल्सन रोग से ग्रसित व्यक्ति को बोलने में, निगलने में और शारीरिक समन्वय में समस्या होता है। ऑप्शन नंबर बी, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ मसल स्टिफनेस, अनियंत्रित गतिविधियों या मांसपेशियों में अकड़न होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखना है कि विल्सन रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, ठीक है, उनको अनियंत्रित गतिविधियों या मांसपेशियों में अकड़न होता है। तो विल्सन रोग से ग्रसित व्यक्ति में मांसपेशियों में अकड़न होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी है, पैरों या पेट में फ्लूइड बन जाता है। ये भी बिल्कुल सही है कि विल्सन रोग से ग्रसित व्यक्ति के पैर में और पेट में फ्लूइड बन जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है ये गलत है। ये देख के आप कोई भी आंसर कर सकता है बच्चा कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये अलग बीमारी है ना। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? विल्सन रोग का लक्षण नहीं है नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो याद रखना है विल्सन रोग के कारण बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्या होता है, मांसपेशियों में अकड़न होता है, पेट या पैरों में फ्लूइड जमा हो जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा।
तो क्लास को प्लीज़ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर करेंगे भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आंसर करेंगे द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया? तो याद रखना है 1949। 1949 में भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पास किया गया था। और 1949 ईयर क्यों खास है? आपको पता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आपको पढ़ा चुके हैं ना कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई का स्थापना पूछेगा तो आपको पता है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। तो अगर आपसे पूछे आरबीआई का स्थापना कब हुआ था तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935। याद रखना है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और 1949 में ही भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित हुआ था। समझ में आ गया? तो आप लिंक करके याद रखिएगा कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में पारित हुआ। उसी साल आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे कि भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1949 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखेंगे। और आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 याद रखिएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्लास को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बीएसए। धन्यवाद।